हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हमारे बैंकिंग क्राइसिस के बारे में। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखेंगे आईएलएफएस क्राइसिस, तो बेसिकली आईएलएफएस क्या है? एक एनबीएफसी है। ओके, अब अगर आप देखोगे इसका लोगो और इसकी टैगलाइन, तो इसकी टैगलाइन क्या बोल रही है? इसकी टैगलाइन बोल रही है आईएलएफएस रिजॉल्विंग इंडिया बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मैम आपने यहाँ पर आईएलएफएस क्राइसिस क्यों लिखा है? यही तो फनी चीज है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट इंडिया के फाइनेंशियल क्राइसिस को रिजॉल्व कर रहा था, वो खुद एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था। सो एंड सो कि इनको अपना पूरा का पूरा बीओडी ही चेंज करना पड़ गया था। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे? यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर अक्टूबर 1, 2018 में ऐसा कौन सा फ्रॉड सामने आया था जिसकी वजह से इंडिया में लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसकी वजह से बैंक्स का आज तक ट्रस्ट जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर वो कम हो चुका है। आखिर हुआ क्या था? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2018 में हमारी इंडिया को देखना पड़ा था अगेन एक फाइनेंशियल डिजास्टर, जिसने बताया कि किस तरह के स्ट्रक्चरल फ्लोस को हम फेस कर रहे हैं इंडिया के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में। तो अगर हम बात करें आईएलएफएस की, तो यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन था जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने 1 लाख करोड़ का डेट एक्यूमुलेट कर लिया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 50,000 करोड़ रुपीस का ही डेट जो था वो हम यहाँ पर क्या कर पाए थे? एड्रेस कर पाए थे। रिमेनिंग 45,000 करोड़ रुपीस का आज तक कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे ही ये क्राइसिस आया तो हमें इंडिया में लिक्विडिटी क्रंच देखने के लिए मिला। इसके अलावा हमारे एनबीएफसीज, हमारे बैंक्स, सभी को एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, मेजर कॉर्पोरेट एंटिटीज जैसे हमारे डीएचएफएल हो गए, और यहाँ पर रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप, इनको भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ऑफिस है डीएचएफएल का। और एक फनी चीज दिखाऊं मैं आपको, आज भी अगर आप आईएफएलएस का आईएलएफएस का अगर वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहां पर आपको एक लाइन मिलेगी इट अबाउट अस में। यहाँ ये बोलते हैं it has been registered as systematically important non-deposit accepting core investment company। हम एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो भी कौन से? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, जैसे आपके सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं ना, इसी तरीके से। ठीक है। और अक्टूबर 1, 2018 को यूनियन ऑफ इंडिया ने एक पेटिशन दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो भी हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसको एनसीईआरटी ने सस्पेंड कर दिया इमीडिएट इफेक्ट से, और हमने न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। इमेजिन, आप कहीं पर किसी एक वेबसाइट के होम पेज पर जाओ, अबाउट अस पर क्लिक करो एंड यू गेट टू सी सच लाइन, तो कितना आपके लिए शेमफुल होगा। बट यहाँ पर जिस तरह का फ्रॉड सामने आया था, वहां पर इस तरह की चीज होना एक ऐसा बोल सकते हो नॉर्मल टॉक है। ठीक है, चलो अब समझते हैं आईएलएफएस एग्जैक्टली है क्या। जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है वो एग्जैक्टली है क्या? तो इसका फुल फॉर्म देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे? ये इंडिया के जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लो हाईवेज बनने हैं, टनल्स बनने हैं, रोड्स बननी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए थी। अगर मैं बात करूं, ये आपके लिए एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? सीआईसी वो कंपनीज को बोला जाता है जो कि शेयर्स में और सिक्योरिटीज में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम जो होता है वो क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि ये लोन्स दें, और अगर ये लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं शेयर्स में और सिक्योरिटीज में। आगे अगर हम बात करें ये कब फाउंड हुई है? ये फाउंड हुई थी 1987 में बाय लेट एमएस पेरवानी।
ठीक है, तो फेरवानी साहब ने इसको 1987 में फाउंड किया था। बात करें इसके पर्पस की, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा था, क्योंकि आईसीआईसीआई और आईडीबीआई ये हमारे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे थे। की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने जी टनल के बारे में सुना होगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे इंडिया में ना रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने फाइनेंस किए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आप देखो यहाँ पर इसके शेयर होल्डर्स कौन है, ठीक है। इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है, हमारे बैंक्स को ऑलरेडी इतनी सारी चीजें बोली गई है कि आपको सो एंड सो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, रिस्क मैनेज करने हैं, स्टिल यहाँ पर आप देखना बैंक का कितना बड़ा शेयर होल्डिंग है। अगर हम बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी का 25.34% शेयर होल्डिंग था, ऑरिक्स का कितना था यहाँ पर 23.54, ठीक है। तो इसके अलावा आईएलएफएस का खुद का जो ट्रस्ट है वो है यहाँ पर 12% का। अच्छा, अबू धाबी की भी एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उनका 12.56, एचडीएफसी का यहाँ पर 9% का शेयर, सेंट्रल बैंक का 7% का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 6% का, 6.42 एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप देखो इतना बड़ा यहाँ पर शेयर होल्डिंग हमारे मेजर बैंक्स का है, ठीक है। अगर हम बात करें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी काफी बड़ी कंपनी मानी जाती है, तो यहाँ पर स्टिल इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये फ्रॉड किया गया होगा, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पर देखो इनकी सब्सिडरीज के बारे में, तो इसकी एक सब्सिडरी है आईएलएफएस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा मतलब इनका भी रोल रहा है इन सब्सिडरीज का, जिन्होंने ये जो फ्रॉड हुआ था, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इसको यहाँ पर इन्होंने फाइनलाइज किया था, कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा रोल था। अच्छा, फिर आते हैं इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो ये इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट सर्विसेज में अपने एम्प्लॉयड थे। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो यहाँ पर ये फाइनेंसिंग वगैरह का देख रहे थे। अब कॉजेस क्या थे क्राइसिस के, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर जो पेरेंट कंपनी थी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी अपनी सब्सिडरीज पर। तो आप देखेंगे इनका रिलायंस इनकी सब्सिडरीज पर बहुत ज्यादा था, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट देखने के लिए मिला और डिफॉल्ट्स देखने के लिए मिले। फिर आप देखो इनका लेयर्ड डेट स्ट्रक्चर था, जबकि इनकी खुद की अगर हम बात करें पेरेंट कंपनी के पास में कितनी इक्विटी कैपिटल है 9.83, ठीक है, 10 करोड़ पूरा भी इनका अपना खुद का इक्विटी कैपिटल नहीं था, फिर भी 91,000 करोड़ रुपीस का इन्होंने डेट दे रखा है। यहाँ पर कैसे एक्सेसिव लेवरेजिंग कर ली। लेवरेजिंग क्या होता है, लोन लेकर लोन देना, ठीक है। फिर एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, जितने एसेट्स आपके पास हैं और जितनी लाइबिलिटीज आपके पास हैं, ठीक है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो आपके एसेट शॉर्ट टर्म में मैच्योर हो रहे हो और लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म में, या फिर वाइस वर्सा। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग से यहाँ पर फाइनेंस किया। तो अब इन्होंने छोटे छोटे से मान लो 3 साल का लोन लिया और 10 साल के लोन को क्या कर रहे हैं, इस 3 साल के लोन से फाइनेंस कर रहे थे, तो लिक्विडिटी स्ट्रेस देखने के लिए मिला। फिर आगे क्या हुआ, अब ये जिन प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो वहां पर अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ठीक है। इन्होंने अच्छे से ड्यू डिलीजेंस नहीं किया था, ड्यू डिलीजेंस अच्छे से ना करने की वजह से यहाँ पर हमने देखा कि ये एनपीएस बन गए, यहाँ पर जो आपने डेट दिया था वो वापस अमाउंट आया ही नहीं। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनका बहुत बुरा था, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे बुरा था वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने किसी भी तरह की फाइनेंशियल वार्निंग्स को ध्यान ही नहीं दिया, वो तो छोड़ो, खुद ही जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही थी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, उसमें ये लोग एंगेज हो गए, ठीक है। तो इन्होंने 6,500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करी। अमाउंट्स देखो कितने बड़े बड़े, छोटे छोटे अमाउंट्स में डील नहीं किया इन्होंने, बड़े बड़े अमाउंट्स में डील किया है। छोटे लोग नहीं है ये, बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं। इतने स्मार्ट थे कि इन्होंने देश के बिल्कुल डुबाने की एक उस पर लेकर आ गए थे। चलो अब आगे देखो रेगुलेटरी लैप्सेस क्या हुए हैं। तो यहाँ पर ऑडिटर्स देखो, अब आपको पता होगा बिग 4 कंपनीज होती हैं, ठीक है। बिग 4 ऑडिटर्स है, जैसे ईवाई हो गया हमारा, डेलॉइट हो गया, केपीएमजी हो गया, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, और पीडब्ल्यूसी को तो हमने कब पकड़ लिया था, सत्यम स्कैम में पकड़ लिया था। अब यहाँ पर 2 और आ गए,
महान लोग कौन कौन, डेलॉइट आया और केपीएमजी की एक हमारी एसोसिएट आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे डेलॉइट ने और बीएसआर एंड कंपनी, ये कौन है, ये केपीएमजी की एक एसोसिएट कंपनी है, ठीक है। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी इनका अच्छा खासा रोल रहा। जो भी हमारे ऑडिटर्स थे इन्होंने बताया ही नहीं ऑडिटिंग कर करके इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इतना ज्यादा यहाँ पर इन्होंने चीजों को छिपा रखा है, मिसमैनेजमेंट कर रखा है, कुछ नहीं बताया। और जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी सबने इसको आईएलएफएस को पता है कौन सी रेटिंग दे रखी थी, AAA, बेस्ट रेटिंग होती है AAA। तो इकरा, केयर, इन्होंने सबने मिलकर इसको AAA रेटिंग दे रखी है। अब आगे देखो, अब जब यहाँ पर ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है हर चीज में, तो सेंसेक्स ने 2000 पॉइंट्स लूज कर लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। और आईएलएफएस का जो स्टॉक था वो तो कोलैप्स ही कर गया। इसके बाद में इन्वेस्टर की जो वेल्थ थी वो इरोड हो गई, कितनी हुई देखो यहाँ पर 8.48 लाख करोड़ रुपीस हमारे इन्वेस्टर्स ने अपने यहाँ पर खो दिए, जस्ट बिकॉज एक इम्पैक्ट हुआ आईएलएफएस क्राइसिस का। अगर बात करें एनबीएफसी लिक्विडिटी क्राइसिस हो गए, अब 1 लाख करोड़ का अगर डिफॉल्ट हो रहा है, लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगी, उसकी वजह से बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स जो थे वो भी यहाँ पर लिक्विडिटी शॉर्टेज फेस करने लग गई। ये क्यों हुआ, ये हुआ सिस्टमिक रिस्क की वजह से। सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, जब एक कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक बैंक या एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर फेल करता है तो इसका इम्पैक्ट बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पर भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन हुई और क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटबैक देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर अब हमारे जो की प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिनको ये फाइनेंस कर रहे थे इनके पास एक्चुअली पैसे ही नहीं बचे थे फाइनेंस करने के लिए, उसी चक्कर में ना ये पकड़े गए थे, वरना ये पकड़े भी नहीं जाते। हुआ क्या, अब यहाँ पर कुछ की प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिनकी इनको फाइनेंसिंग करनी थी, गवर्नमेंट बोली लाओ भाई पैसे दे दो हम आगे बढ़ाएं प्रोजेक्ट को, इनके पास पैसे नहीं। गवर्नमेंट बोली इतना पैसा था, इतनी सारी फंडिंग्स आ रही हैं आपके पास, गया कहाँ, तो पता चला कि ये प्रॉब्लम हुई है। तो ठीक है, अब यहाँ पर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे बन रहा था, उसका जो प्रोजेक्ट था वो हमारा डिले हो गया। फिर एनपीए क्राइसिस, ऑलरेडी इंडिया जो है आपको पता है 2010 से 2019-20 तक क्या देख रही थी, एनपीए क्राइसिस को फेस कर रही थी। एक डिकेड के लिए हमने फेस किया, अभी भी हम फेस कर रहे हैं एनपीएस को, लेकिन अब 2-4% रह गए, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पर हमारा ये जो एनपीए क्राइसिस था, एनपीएस हमारे और ज्यादा बढ़ गए। फिर फिस्कल डेफिसिट हमारा वाइडन हो गया। ऑफ कोर्स अगर हम छोटे मोटे अमाउंट होते हैं तो ठीक है, 1-2 लाख करोड़ रुपए अगर आपके जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक कंट्री कितना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम फेस करेगी, राइट। हम कितने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं इस अमाउंट से। तो यहाँ पर बहुत ही गंदा इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पर देखने के लिए मिला, एक्सचेंज रेट पर मिला और इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने के लिए मिला। अब क्या कर सकते थे, अब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, आरबीआई आएगी सामने, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और इन्होंने बोला जो भी ओल्ड हमारा बीओडी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे हमारे, उनको बोला जाओ अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, जस्ट गेट लॉस्ट, यू हैव मेड अ मेजर फ्रॉड एंड उसकी वजह से आज देश सफर कर रहा है। फिर यहाँ पर हमने क्या देखा, ये इनको रिप्लेस किसके साथ किया गया, उदय कोटक साहब आए और कुछ अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमारे जो हैं वो आए ताकि यहाँ पर रिजोल्यूशन प्रोसेस को वो स्टार्ट कर पाए। फिर हमारी कुछ अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस देखने के लिए मिली, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इसके फॉर्मर चेयरमैन थे रवि पार्थसारथी, ठीक है, तो यहाँ पर इनको पकड़ा गया, इनसे पूछा गया भाई तुमने करा कैसे था, ये तुम कर क्या रहे थे, इतने ज्यादा फ्रॉड्स क्यों कर रहे थे, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, याद है ना 6,500 करोड़ की। तो इनसे वही सारी चीजें पूछी गई। इनसे पूछा गया भाई और कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है, तो ऑफकोर्स कोई एक बंदा तो इतने बड़े फ्रॉड्स कर नहीं सकता, और भी टॉप मैनेजमेंट के लोग होंगे। तो कुछ और की हमारे एग्जीक्यूटिव्स थे जिनको यहाँ पर पकड़ा गया, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के और फ्रॉड के चार्जेस लगे उनके ऊपर। इसके बाद में रेगुलेटरी पेनल्टीज देखने के लिए मिली, तो सेबी ने इनको फाइन किया, आरबीआई ने ओवरसाइट करना शुरू किया। फिर फॉरेंसिक ऑडिट हुई। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होती है, वो ऑडिट जब हम कब करते हैं, जब कोई लीगल केस चल रहा होता है। तो फॉरेंसिक ऑडिट होने पर पता चला कि ये सारा सिस्टमेटिक फंड डाइवर्जन किया गया था
ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस किए गए थे, जिसके थ्रू हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने नहीं, ऑफ कोर्स इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस किया है। तो आप आगे देखेंगे आगे क्या होता है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर अब आरबीआई ने अपनी कुछ पॉलिसीज निकाली। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सबसे पहले तो टॉप 50 एनबीएफसी जो थे इनको क्लोजली मॉनिटर करना शुरू किया, जो कि 75% सेक्टर का कवर कर रहे थे। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट अभी तक तो बैंक्स के लिए अच्छे से देख रहे थे, अब एनबीएफसी के लिए और ज्यादा सुधारा और बोला कि भाई देखो एसेट लायबिलिटी मैचिंग नॉर्म्स को अब आपको ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ताकि लिक्विडिटी मिसमैच नहीं हो। अब आपके पास जो एसेट्स हैं वो कब आपके मैच्योर हो रहे हैं, आपके पास जो लिक्विडिटी लायबिलिटीज हैं वो कम आपकी मैच्योर हो रही हैं, ज्यादा गैप तो नहीं है दोनों के बीच में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्रेडिट रेटिंग ओवरसाइट की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो थी ना इनको ऊपर भी पेनल्टी लगी, इनको भी पूछा गया भाई ऐसे कैसे दे दी तुमने रेटिंग इतनी अच्छी, तुमने कुछ देखा नहीं था क्या। तो यहाँ पर अब टाइटर रेगुलेशंस हो गए। इसके अलावा ऑडिटर अकाउंटेबिलिटी, डेलॉइट पर पेनल्टी लगी, ठीक है, बीएसआर के ऊपर पेनल्टी लगी, इनको पूछा गया। और इवन डेलॉइट पर तो 5 साल के लिए बोल दिया गया कि अब आप क्या है, अब आप 5 साल के लिए कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं करोगे ऑडिटिंग की, इनको साफ मना कर दिया गया, ठीक है। फिर क्राइसिस प्रिवेंशन फ्रेमवर्क लेकर आए आप। क्राइसिस प्रिवेंशन फ्रेमवर्क में क्या किया, यहाँ पर रेगुलेटरी इंटरवेंशंस को और ज्यादा फास्ट कर दिया गया ताकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पता चले। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें आरबीआई को भी ना थोड़ा सा बोला गया कि भाई तुम भी तो स्लो थे, तुम्हें इतने टाइम से पता ही नहीं चला कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और जब पता चला तब भी तुमने काफी लेट इंटरवीन किया है, काफी स्लो इंटरवेंशन था तुम्हारा। तो आरबीआई को भी ना यहाँ पर काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म का हिस्सा बनना पड़ा था, चलिए उसे झेलना पड़ा था। लेसन्स लर्न हमारे लिए क्या क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, रिस्क को हमें क्यों हमेशा असेस करना है, मेजर करना है, आइडेंटिफाई करके चलना है, और रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो यहाँ पर अब आपको स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखना होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके पास मैंडेटरी होने ही चाहिए, और बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बोला गया। इसके अलावा एनबीएफसीज की जो रेगुलेशंस थी इनको स्ट्रिक्ट किया गया, रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट किया गया, बेटर रिस्क मैनेजमेंट किया गया, ड्यू डिलीजेंस को ज्यादा हमने क्या किया, यहाँ पर बोला कि भाई ड्यू डिलीजेंस अच्छा नहीं था आईएलएफएस का, तभी तो एनपीएस बने, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा ऑडिटर्स और रेटिंग एजेंसीज जो हैं इनको अकाउंटेबल बनाया गया, इनको भी बोला गया कि हम आपको यहाँ फ्री फंड में नहीं ला रहे हैं, यहाँ पर आपकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके यहाँ पर अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो फिर हम आपके ऊपर ज्यादा पेनल्टीज लगाएंगे। इसके बाद में लिक्विडिटी मैनेजमेंट मेजर्स लेकर आए गए। अब हमने कोशिश की कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर बहुत ज्यादा हमें रिलायंस नहीं करना है, डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईएलएफएस जो था वो क्या है, आपके लिए एक वेकअप कॉल हो गया था, जहां पर हमें ये पता चला कि इंडिया में डीप रूटेड इश्यूज कितने ज्यादा हैं, उनको एक्सपोज किया गया, देखा गया कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे अच्छे नहीं है, इसके अलावा फाइनेंशियल रेगुलेशंस में भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें रेगुलेटरी चेंजेस तो हमने लगा दिए, ठीक है, लेकिन कॉशनरी टेल ऑफ हाउ मिसमैनेजमेंट एंड लैक ओवरसाइट कैन ब्रिंग एन एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम टू इट्स नीज। अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारी आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट, ठीक है, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इनका रेगुलेटरी ओवरसाइट उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फाइनेंशियल जो सिस्टम था हमारे इंडिया का वो अपने नीज पर आ गया, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट जो हैं उनको अब की फैक्टर्स माना गया ताकि हम इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पर मेंटेन कर पाए और किसी भी तरह के आगे चलकर इस तरह की क्राइसिस, इस तरह के फ्रॉड से खुद को बचा पाए। तो अभी अगर हमने बात करें कि ओवरऑल क्या क्या चीजें देखी हैं, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले आईएलएफएस ने क्या किया,
सबसे पहले तो ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में आए। इनका काम था, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी ये, इन्होंने ओवर लेवरेजिंग की, बहुत ज्यादा लोन्स पर लोन्स दिए और यहाँ पर एसेट लायबिलिटी मिसमैच किया, जहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्होंने लोन्स दिए। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत बड़ा, इतना देखो, सोचो आप एक बार ना कि यहाँ पर अगर बैंक्स इतनी बड़ी यहाँ पर शेयर होल्डिंग रख रहे हैं, तो क्या बैंक्स ने कभी ओवरसाइट नहीं की होगी, क्या ध्यान नहीं दिया होगा कि सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। स्टिल कितने स्मार्ट वो लोग होंगे जिन्होंने ये फ्रॉड्स किए थे कि वो उनकी सबकी नजर से बचते रहे, और इतना बड़ा फ्रॉड इतने एंड में समझ आया जब इनके पास पैसे ही नहीं बचे थे देने के लिए, फाइनेंस करने के लिए प्रोजेक्ट्स को पैसे ही नहीं बचे थे। चलिए अब अगर हम बात करें हमारे CIIB महापैक की, तो दोस्तों आप सब लोग जानते हो 4 मार्च से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, पढ़ाई भी शुरू हो गई होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक नहीं समझ आ रहा होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या चूज करना है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे, तो थोड़ा सा सिलेबस को देखो, एक बार समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अब बात करते हैं हम CIIB के महापैक की, तो जहां पर आपको मिल रहा है इलेक्टिव और कंपलसरी सब्जेक्ट दोनों के लिए बैचेस, जिसमें कि हमारे फाउंडेशन बैचेस भी आ जाते हैं, इसमें हमारे MCQ बैच भी आ जाते हैं, और भी अगर हम कोई भी नए बैचेस लाते हैं आपके रिवीजन के लिए, आपकी स्टडीज के लिए, सभी की एक्सेस आपको तब तक होती है जब तक आपकी वैलिडिटी है। बात करें इसके अलावा और क्या मिलता है, जैसे मैंने बताया इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो आपको 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो चारों की ही एक्सेस मिल रही होती है। अगर बात करें और क्या क्या मिलता है, तो क्लास नोट्स मिलते हैं, मॉक क्विज क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, along with 24/7 डाउट सपोर्ट। ठीक है, बात करें इनकी प्राइसिंग की, तो 6 महीने के लिए आपको ये बैच पड़ता है 3499 का। अगर बात करें 12 मंथ्स का, तो ये है आपके लिए 4999 का, और 24 मंथ्स वाला आपके लिए रहेगा 6999 का। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे गोल्स CIIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच की, तो यहाँ पर आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जाती है, इसके बाद में आपको MCQs पढ़ाए जाते हैं, वो भी सब चीजें लाइव क्लासेस में होती हैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में आपकी जो फैकल्टीज हैं वो आपको MCQs सॉल्व करवाती हैं। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइस इसका कितना है, 2499 है। अच्छा, अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे एक ही सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है, या फिर मेरा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा था जो लास्ट एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाया, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे इंडिविजुअल बैच ले सकते हो। अगर BFM की बात करें तो ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ, इसका प्राइस है 999। अगर ABFM की बात करें तो इसे आपको भास्कर सर पढ़ा रहे हैं, जिनके पास में मोर देन 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर इसका प्राइस आपका 999 है। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर 11 साल से ज्यादा है और बहुत अच्छी फैकल्टी है। बात करें BRBL की, तो ये आशीष सर आपको पढ़ा रहे हैं। आशीष सर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर उनको भी बहुत अच्छा, यहाँ पर उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है उनका। तो इसका प्राइस अगर हम बात करें तो 999 है, एंड ABM का प्राइस है आपका यहाँ पर 999, जो आपको अरविंद शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं। एंड आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अरविंद शुक्ला सर के अंडर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी गाइडेंस प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, अगर कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं, और मैं बता देती हूँ हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो वो भी आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम हर एक सब्जेक्ट के लिए, मान लो अगर आप कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बैच ले रहे हो, तो उसके लिए भी हम आपको नोट्स, मॉक्स, ठीक है, लाइव क्लासेस, 24/7 डाउट सपोर्ट, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, जो आपको अवेयर करेगी इंडिया के या फिर ग्लोबल फाइनेंसेस के साथ में। थैंक यू।